हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग करने वाले हैं जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन। हम लोग कर रहे हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी का बीएड एंट्रेंस का पेपर 2019 का। तो चलो शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और उन क्वेश्चन की वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 151 से शुरू। इससे पहले के जितने भी सवाल हैं जनरल इंग्लिश के या और भी जो क्वेश्चन हैं वो हम कर चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 151 से लेके 155 तक के जो ये क्वेश्चन है इनमें हमें बिल्कुल एक जैसी चीज़ें बतानी है, यानी कि ये एक सेट है पूरे क्वेश्चंस का। बेसिकली यहाँ पर हमें एक पैराग्राफ दिया हुआ है और उस पैराग्राफ में कुछ ब्लैंक स्पेसेस हैं, यानी खाली स्थान हैं। इन खाली स्थानों को हमें अपनी समझ से 4 ऑप्शन में से चूज़ करके भरना है। तो यहाँ पर इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का बच्चों एक तरीका होता है कि हम लोग ऐसा नहीं करेंगे कि पहला ब्लैंक देखें और फिर उसमें चारों को फिट करने की कोशिश करें, नहीं। क्योंकि ये पूरा एक पैराग्राफ है तो इसमें एक स्टोरी होगी, एक कहानी होगी। उस कहानी को हमें देखना है कि वो क्या है और उसके अकॉर्डिंग फिर हमें आसानी हो जाएगी इसको भरने में। चलिए सबसे पहले इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं कि इसमें क्या है। The honeybee is a very dash kind of insect. Dash other insects which live alone. The honeybee lives as a dash of a community. Their bees live together in what is known as bee dash. The head of the colony is called dash. तो यहाँ पर इससे हमें ये आइडिया मिल रहा है कि हनी बी के बारे में बात कही जा रही है कि जो बाकी के इंसेक्ट होते हैं वो अकेले रहते हैं, जबकि जो हनी बी होती है वो ग्रुप में रहती है। हनी बी जो ग्रुप में रहते हैं उस ग्रुप को क्या कहा जाता है, उसके हेड को क्या कहा जाता है, इस बारे में ये पूरी एक स्टोरी है, एक पैराग्राफ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं और फर्स्ट ब्लैंक में देखते हैं कि क्या आ सकता है। दी हनी बी इज़ अ वेरी डैश काइंड ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, यूजुअल, ऑर्डिनरी, अनयूजुअल, सिंपल। देखो इसका जो आंसर है वो है अनयूजुअल। अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि हनी बी जो है अलग है सबसे, क्योंकि बाकी के इंसेक्ट अकेले रहते हैं पर वो एक कम्युनिटी में रहती है ना। तो इसीलिए अनयूजुअल है। अनयूजुअल का मतलब जो अलग होता है सबसे। इसके अलावा एक और ट्रिक है इसकी, जैसे कि आप ये 4 ऑप्शंस देख रहे हो, उसमें यूजुअल, ऑर्डिनरी और सिंपल तीनों शब्दों का मतलब एक ही है। ठीक है, अब जब तीनों शब्दों का मतलब एक ही है तो फिर तो तीनों ही आने चाहिए, इनमें से एक कैसे चूज़ करें? तो इनसे जो अलग शब्द है वो है अनयूजुअल। तो इस तरीके से भी ये सही बैठ रहा है और वैसे भी सेंस वाइज जो है अनयूजुअल ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, जो नेक्स्ट ब्लैंक है उसको देखते हैं। डैश अदर इंसेक्ट्स विच लिव अलोन, द हनी बी लिव्स एज अ डैश। ठीक है, तो यहाँ पे अदर इंसेक्ट्स अलोन रहते हैं, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, लाइक, अनलाइक, डिसलाइक, अलाइक। ठीक है, तो यहाँ पर अनलाइक इसका आंसर होगा, क्योंकि ये सबसे अलग है ना, मतलब बाकी इंसेक्ट से, तो इसलिए अनलाइक अदर इंसेक्ट विच लिव अलोन, हनी बी लिव्स एज अ डैश ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट ब्लैंक है, हनी बी लिव्स एज अ डैश ऑफ अ कम्युनिटी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, पार्ट, मेंबर, टीम या ग्रुप। हमें बताना है पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी या मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी या फिर टीम या ग्रुप। तो इसमें देखो बच्चों, टीम और ग्रुप तो हो नहीं सकता है ना। तो अब 2 ऑप्शंस हैं, पार्ट या मेंबर, कि मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी या पार्ट ऑफ अ कम्युनिटी। ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन ऐसे हैं कि जो कंफ्यूज हमें कर सकते हैं। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे लगता है कि मेंबर ऑफ अ कम्युनिटी इसका होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी इसका होना चाहिए। आप मुझे बताइए कि आपके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि ए ऑप्शन होना चाहिए या बी होना चाहिए इसका, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देयर बी लिव्स टुगेदर इन वॉट इज़ कॉल्ड एज बी डैश। तो यहाँ पर फैमिली, क्लस्टर, सोसाइटी या कॉलोनी। बी जो ग्रुप में रहती है उसको बी की कॉलोनी कहा जाता है, सोसाइटी कहा जाता है, फैमिली कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इस ब्लैंक का हिंट तो आपको इसके नीचे वाले लाइन में मिल जाएगा, द हेड ऑफ द कॉलोनी। इसका मतलब कॉलोनी ही है इसका आंसर, तो बी कॉलोनी होगा, यानी कि डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। नेक्स्ट इसका जो ब्लैंक है वो कहता है दी हेड ऑफ द कॉलोनी इज कॉल्ड, यानी हेड ऑफ द कॉलोनी को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारे पास 4 ऑप्शन है, इसके भी आप ऊपर की तरफ देखोगे तो 155 वाला जो क्वेश्चन है उसमें 4 ऑप्शन हैं, किंग, प्रिंस, क्वीन या प्रिंसेस। तो ये तो हमें सबको पता है कि क्वीन कहा जाता है, क्वीन बी कहा जाता है जो हेड होता है बी फैमिली का, तो इसलिए इसका आंसर होगा सी। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पर। यहाँ पर 156 से लेके 160 तक के जो क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है
कि करेक्ट स्पेलिंग क्या है किसी वर्ड की। ठीक है, चलते हैं 156 क्वेश्चन पर। यहाँ पर शेड्यूल की स्पेलिंग हमें बतानी है, शेड्यूल की करेक्ट स्पेलिंग क्या है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, तो ऑप्शन को रीड करने का कोई मतलब नहीं है, आप देख के इससे पता कर सकते हैं कि कौन सा सही ऑप्शन इसमें होगा। तो जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, SCHEDULE, ये शेड्यूल की सही स्पेलिंग होती है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एंडीवर। तो एंडीवर की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है। तो एंडीवर की जो करेक्ट स्पेलिंग है वो है ऑप्शन नंबर सी, ENDEAVOUR, एंडीवर की करेक्ट स्पेलिंग होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अकोमोडेशन। अकोमोडेशन की हमें करेक्ट स्पेलिंग बतानी है, तो वो होती है ACCOMMODATION, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट वर्ड है कैलेंडर। कैलेंडर की सही स्पेलिंग क्या है? तो कैलेंडर की सही स्पेलिंग होती है CALENDAR, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रिविलेज की स्पेलिंग बतानी है। प्रिविलेज की जो करेक्ट स्पेलिंग होती है वो होती है PRIVILEG, तो इस तरीके से प्रिविलेज की ये स्पेलिंग हो जाती है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस पे। 161 से लेके 165 तक के जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमें क्या बताना है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ लाइंस दी हुई है, यानी एक तरीके से एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसमें कि 2 ब्लैंक्स हैं और ऑप्शन में से चूज़ करके हमें करेक्ट वर्ड उसमें फिट करने हैं ब्लैंक में। तो चलिए शुरू करते हैं। 161 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, वी मस्ट प्रिवेंट एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल स्पीशीज फ्रॉम बिकमिंग डैश इन ऑर्डर दैट आवर फ्यूचर जनरेशन में डैश द ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल लाइफ। ठीक है, तो इस तरीके से होगा। तो हम इसका सेंस तो समझ गए कि इसमें ये कहा गया है कि हमें एंडेंजर्ड वाइल्ड एनिमल्स को बचाना है, ठीक है, ताकि वो डैश ना हो जाए। ठीक है, और इसके अलावा फ्यूचर जनरेशन भी जो है वो उसे देख सके, हमारी लाइफ मतलब जो हमारी एनिमल लाइफ है उसकी डाइवर्सिटी को देख सके। हमारे पास 4 ऑप्शंस है, एक्सटिंक्ट, एंजॉय, रेयर, एस्केप, आउटडेटेड, नो, पावरफुल, प्रोटेक्ट। तो देखो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एंडेंजर्ड एनिमल्स जो होते हैं बाद में वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। तो एंडेंजर्ड के बाद की जो स्टेज है वो एक्सटिंक्ट है। तो हमें बचाना है वाइल्ड एनिमल को कि जो एंडेंजर्ड है वो एक्सटिंक्ट ना हो जाए। तो इसलिए ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि एक्सटिंक्ट वाला ऑप्शन हमें चूज़ करना है। तो नेक्स्ट वाला तो अपने आप ही फिल हो जाएगा, एंजॉय। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। उसी तरीके से नेक्स्ट लाइन्स पर हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। शी वॉज डैश ऑफ प्लेइंग डैश एंड लूज विद द सेंटिमेंट्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर हमें 2 ब्लैंक्स भरने हैं। पहला ऑप्शन है गिल्टी फास्ट, देन इनोसेंट फॉल्स, कंप्लेंट थिक या एक्यूज्ड टाइट। तो हमें ये चीज़ भरनी है। तो यहाँ पर सेंस ये है इस लाइन का कि वो अपने फ्रेंड्स के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रही है, तो ऐसा उस पर इल्ज़ाम लग रहा है एक तरीके से, है ना। तो या तो गिल्टी होगा या एक्यूज होगा, दोनों में से एक चीज़ हो सकती है। पर अब डिसाइड क्या चीज़ करेगी, नेक्स्ट वाला वर्ड। तो नेक्स्ट वाला वर्ड है डैश एंड लूज विद द सेंटिमेंट्स ऑफ अ फ्रेंड। तो ये एक तरीके से एक फ्रेज है, तो आपको पता होना चाहिए इसका फास्ट एंड लूज होता है, टाइट एंड लूज नहीं होता है, फास्ट एंड लूज होता है। और इसी चीज़ से जो हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो विन कर जाता है, और गिल्टी एंड फास्ट वाला ऑप्शन इसमें फिर करेक्ट बैठता है कि शी वॉज गिल्टी ऑफ प्लेइंग फास्ट एंड लूज विद द सेंटिमेंट ऑफ आवर फ्रेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से ये ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ एनी पार्टी इलेक्टेड टू रूल्स टू डैश स्टेबिलिटी एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड प्रोटेक्टेड बोथ फ्रॉम इंटरनल एंड एक्सटर्नल डैश। ठीक है, तो ये ड्यूटी होती है एक इलेक्टेड पार्टी की कि वो अपनी जो कंट्री है उसकी स्टेबिलिटी और डिफेंस को प्रोटेक्ट करे, इंटरनल एक्सटर्नल डैश को भी प्रोटेक्ट करे, वहाँ से भी प्रोटेक्ट करने का काम करे। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, इंश्योर, सबवर्जन, इंश्योर सबमिशन, स्ट्रेंथन अग्रेशन एंड प्रोटेक्ट ट्रॉमा। तो स्टेबिलिटी तो हम हमेशा इंश्योर करते हैं या स्ट्रेंथन करते हैं, प्रोटेक्ट तो नहीं कर सकते स्टेबिलिटी को। या तो स्ट्रेंथन ऑप्शन लग रहा है या इंश्योर लग रहा है ना। तो मोर अप्रोप्रिएट ऑप्शन है इंश्योर वाला, कि इंश्योर करे स्टेबिलिटी, यानी जो देश है उसमें स्टेबिलिटी रहे, ये चीज़ का वो ध्यान रखे, इंश्योर करें इस चीज़ को पक्का कर। इसके अलावा सेकंड जो है सबवर्जन, उसका मतलब ये है कि उलट पलट जो होती है, तख्ता पलट जो हो जाता है उससे बचाए, इंटरनल हो या एक्सटर्नल। तो इसलिए ये ऑप्शन सबसे सही है, ऑप्शन नंबर ए, इंश्योर और सबवर्जन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देयर इज़ नो ग्लोरी इन वॉर डैश द ब्लड इट डैश। ठीक है, तो यहाँ पर है थिंकिंग डिमांड पहला ऑप्शन, फिर कंसीडरिंग शेड्स, वर्थ कॉस्ट या फिर कंपेयरिंग स्पिल्स। तो अगर हम इसमें फिल करके देखें, देयर इज़ नो ग्लोरी इन वॉर, थिंकिंग, द ब्लड इट डिमांड्स, तो ये चीज़ सही नहीं लग रही है। इस तरीके सारे हम जब फिट करके देखेंगे तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है वो है सी वाला,
देयर इज नो ग्लोरी इन वॉर वर्थ द ब्लड इट कॉस्ट। इसका मतलब ये है कि वॉर में कोई भी ग्लोरी नहीं है और इस चीज़ का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता जितने लोगों का खून उसमें बह जाता है, जितने लोग उसमें मर जाते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द न्यू प्रिंसिपल डैश स्ट्रेस ऑन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन डैश देन ऑन एकेडमिक मैटर्स एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स। तो चार ऑप्शन है, रिलीज्ड ओनली, बिगन इवन, लेड रेदर या गेव बेटर। तो जिसका सबसे अप्रोप्रिएट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी। द न्यू प्रिंसिपल लेड स्ट्रेस ऑन रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन रादर देन ऑन अकेडमिक मैटर्स। इसको कैसे समझेंगे, जहाँ पे देन आ गया तो वहाँ पे रादर सबसे अच्छा होगा, ओनली देन नहीं हो सकता, इवन देन भी नहीं हो सकता, बेटर देन यहाँ हो सकता है पर यहाँ पर नहीं होगा। पर यहाँ पर सेंस यही है रादर देन, यानी कि रूटीन एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं वो अकेडमिक मैटर्स और एग्जामिनेशन रिफॉर्म की जगह। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिल इन दी ब्लैंक्स विद करेक्ट पार्टिसिपल। हमें करेक्ट पार्टिसिपल से इसको भरना है। तो 166 से 168 सेम क्वेश्चंस हैं। अ डैश स्टोन गैदर्स नो मॉस। तो यहाँ पे चार ऑप्शंस है, रोलिंग, सिंकिंग, स्विमिंग और फिक्स्ड। तो इसका जो आंसर है वो है रोलिंग। तो ये एक सेंटेंस है बहुत फेमस, अ रोलिंग स्टोन गैदर्स नो मॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइम डैश इज टाइम लॉस्ट। ठीक है, स्पेंट, यूज्ड, यूटिलाइज्ड या मिस स्पेंट। ठीक है, तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मिस स्पेंट, कि अगर गलत तरीके से आपने अपना टाइम स्पेंड किया तो इसका मतलब आपने अपना टाइम गंवा दिया। तो मिस स्पेंट इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। डैश द फिल्म अ डजन टाइम शी न्यू द डायलॉग्स बाय हर्ट। यानी उसने वो पिक्चर इतनी बार देख ली कि उसको डायलॉग्स भी याद हो गए। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है, वॉच, वॉचिंग, वॉज वॉचिंग, हैविंग वॉच्ड। तो जो इसका सबसे सही आंसर है वो है हैविंग वॉच्ड। हैविंग वॉच द फिल्म अ डजन टाइम, क्योंकि वो इतनी बार देख चुकी है उस पिक्चर को कि उसको सारे डायलॉग्स भी याद हो गए, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है, हैविंग वॉच्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश ईच अदर फॉर एजेस दे हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट। तो यहाँ पे हमारे पास चार ऑप्शन है, सीइंग, नॉट सीन, नॉट हैविंग सीन। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है, नॉट सीन ईच अदर फॉर एजेस दे हैड अ लॉट टू टॉक अबाउट। ठीक है, उन्होंने एक दूसरे को बहुत सालों से नहीं देखा था, इसलिए उनके पास बातें करने के लिए बहुत सारी चीज़ें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल डैश वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। यहाँ पर वेल डूइंग होगा, डन होगा, हैविंग डन होगा या डिड होगा। तो इसका आंसर है वेल डन। ठीक है, इस तरीके से 170 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन पे, जो हमारा आज के लिए लास्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस होंगे 171 से 175 तक। यहाँ पे क्या करना है, बेसिकली हमें इसमें करेक्ट ऑल्टरनेटिव चूज़ करना है। अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग है। तो 171 जो क्वेश्चन है उसमें हमें कहा गया है कि टेंस बताइए, कि ये जो एक सेंटेंस है इसमें क्या टेंस चल रहा है। दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 4 o'clock, यानी वो 4 बजे से खेल ही रहे हैं। तो यहाँ पर चार ऑप्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पर हमारे पास जो इसका सही ऑप्शन है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए बच्चों आपके जो टेंस है उस पर पकड़ आपकी थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसका आंसर है। ये हमें कैसे पता चला, इस स्ट्रक्चर, ये जो हमारा सेंटेंस है इसके स्ट्रक्चर से हमें पता चला। हैव बीन प्लेइंग सिंस, ये जो सब शब्द आते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज करेज वॉन हिम ऑनर, विच काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस। ये जो सेंटेंस है किस टाइप का सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है या एडवर्बियल सेंटेंस है। तो सेंटेंस को देखने से हमें पता चल रहा है कि ये सिंगल सेंटेंस है, यानी ये सिंपल सेंटेंस है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट हमारा आता है कि यहाँ पर ये जो एक सेंटेंस दिया हुआ है इसका हमें टेंस बताना है दोबारा से। तो राम वेंट टू स्कूल आफ्टर ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी राम तभी स्कूल गया जब उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया। तो इस सेंटेंस में कोई काम है जो कि पास्ट में कंप्लीट हो चुका है, हैड कंप्लीटेड, है ना। तो ये जो है ये पास्ट परफेक्ट है। बाकी हमारे पास चार ऑप्शंस हैं, चार में से पास्ट परफेक्ट इसका आंसर है, क्योंकि पास्ट में ये काम कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टेंस द फॉलोइंग सेंटेंस इज रिटन। वी आर गेटिंग लेट, हम लेट हो रहे हैं। तो हो रहे हैं तो इसका मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। चार ऑप्शंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई राइट आर्टिकल्स ऑन डिफरेंट टॉपिक्स, यानी मैं डिफरेंट टॉपिक्स पर अलग अलग मुद्दों पर आर्टिकल्स लिखती हूँ। तो यहाँ पर क्या टेंस होगा, चार ऑप्शन है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इसका आंसर होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट।
कोई सिंपल बात अगर हम कहते हैं, कोई नॉर्मल बात या कोई अपनी हैबिट या कोई अपनी एक रूटीन के बारे में बात करते हैं तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं, यानी प्रेजेंट सिंपल में होते हैं। तो इसका आंसर है ए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम आज इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।